वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं गायनी, ऑप्स और पीडिया के बहुत से टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन ऑप्स एंड गायनी, इसके भी रेगुलर वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं। आज हम देखते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ फाइब्रॉइड: यूट्राइन फाइब्रॉइड इज अ नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ सेल और कॉमनेस्ट बिनाइन सॉलिड ट्यूमर। यानी फाइब्रॉइड एक प्रकार की नॉन कैंसरस ग्रोथ है या फिर इसको हम बिनाइन सॉलिड ट्यूमर भी बोल सकते हैं, जो कि स्पेशली यूट्रस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्रस वाले पार्ट में डेवलप होती है। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लियोमायोमा, मायोमा या फाइब्रोमायोमा के नाम से भी जानते हैं और इस नाम से क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो आपको फाइब्रॉइड के बारे में ही लिखना है। हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो फाइब्रॉइड स्मूथ मसल से और फाइब्रस टिश्यू से बनते हैं। कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल इंटरपेज विद वेरिंग अमाउंट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, इसे हम लायोमा, मायोमा और फाइब्रोमा भी कहते हैं। इंसिडेंस: अप्रोक्सीमेटली 20% वुमेन एट द एज ऑफ 30 ईयर है फाइब्रॉइड इन देयर वूम। बहुत ज्यादा अमाउंट में, यानी 30 साल के बाद अबाउट 20% वुमेन में फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें से भी अबाउट 50% वुमेन जो होती है एसिम्टोमेटिक होती है, यानी उन्हें कोई भी लक्षण बॉडी में शो नहीं होते। और जनरली फाइब्रॉइड के केस हम 35 से 45 ईयर की एज में वुमेन्स में देखते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो इंक्रीज रिस्क, किसमें रिस्क ज्यादा पाया जाता है, तो जैसे ओबेसिटी, नल्लीपैरिटी, मल्टीवेरियस वुमेन में लेस रिस्क होता है, हाइपर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, या फिर ब्लैक वुमेन, यहाँ पे अफ्रीकन वुमेन्स की बात की जा रही है जिसका कॉम्प्लेक्स डार्क हो, डिक्रीज रिस्क, इसके रिस्क कम हो, जो वुमेन स्मोक करती है और साथ ही साथ मल्टीपेरस वुमेन हो। नेक्स्ट है फाइब्रॉइड लियोमायोमा। यहाँ पर वेरियस कंडीशन बताई गई हैं कि सेंट्रली विद इन मायोमेट्रियम, यदि मायोमेट्रियम के बीच में हो तो आगे हम इसमें टाइप्स पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो इसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं। देन पेडंक्यूलेटेड म्यूकोजल फाइब्रॉइड, सबसिरल फाइब्रॉइड यदि आउटर बॉर्डर में हो मायोमेट्रियम की, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड यदि एंडोमेट्रियल कैविटी की बल्जिंग में हो, और पेडंक्यूलेटेड सीरस फाइब्रॉइड या पॉलिप। रिस्क फैक्टर हम देख चुके हैं कि 15 to 20% इन ऑल वुमेन। यदि एज 30 ईयर्स से ज्यादा है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नलीपैरिटी में, ओबेसिटी में, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और अफ्रीकन रेशियल ओरिजिन यानी ब्लैक वुमेन्स। हिस्टोजेनेसिस ऑफ फाइब्रॉइड origin देखेंगे, इट arises फ्रॉम द न्यूप्लास्टिक सिंगल स्मूथ मसल सेल ऑफ इन मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम से एक सिंगल न्यूप्लास्टिक स्मूथ मसल से इसकी ग्रोथ होती है। In about 40% of case, there is chromosomal abnormality, that is mutation, deletion, rearrangement in chromosome number 6 or 7। तो ये ध्यान रखना है कि जो 40% केस, जो ये डाटा है, 40% जो केस होता है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कारण होता है। वो कौन सा क्रोमोसोम नंबर है, तो 6 और 7 आपको ध्यान रखना है। क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए, डिलीट हो जाए, डिलीशन हो जाए या फिर रीअरेंजमेंट्स हो जाए। अब रोल ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर के भी कारण होगा। और तीसरा, ऑल दीज फैक्टर स्टिमुलेट्स ग्रोथ डायरेक्टली और वाया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड। इट इज पोटेंशियली लिमिटेड ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग पीरियड, यानी एडल्सन की एज तक इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, यानी फाइब्रॉइड होने के चांसेस कम होते हैं। प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के समय इसकी ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ जाती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। मिनार्क के पहले, यानी जब तक पीरियड्स नहीं आए हैं गर्ल्स के, उसके पहले फाइब्रॉइड होने के चांसेस नहीं होते। और आफ्टर मिनोपॉज, यानी मिनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड होने के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल। इट इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद एनोव्यूलेशन। टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड की बात करेंगे तो यूटेराइन फाइब्रॉइड, इसमें दो पार्ट है, एक है बॉडी और दूसरा सर्विक्स। दो क्लासिफिकेशन थे। अब बॉडी में भी तीन क्लासिफिकेशन है, इंटरस्टिशियल 75%, सबसेरस 15%, सब म्यूकस 10%। अब सबसेरस में भी तीन क्लासिफिकेशन है, सबसेरस, ब्रॉड लिगामेंट और पैरासिस्टिक, और सब म्यूकस में सेसाइल, पेडंकुलेटेड। सर्विक्स की बात करेंगे तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लैटरल। अदर में देखेंगे इंट्रावेनस लियोमायोमेट्रिसिस, पेरिटोनल डिसमेंशिया, बिजेरा लियोमा। देन टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड, अभी जो हमने पढ़े उसमें शो हो रहा है पेडंक्यूलेटेड सबसिरोजल, पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकोजल,
सबसेरोजल, इंट्राम्यूरल और सबसेरोजल, इसके बारे में हम डिटेलिंग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बॉडी फाइब्रॉइड्स। यदि यूट्रस के बॉडी वाले पार्ट में फाइब्रॉइड होते हैं तो हम उसे हम बॉडी फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। और ये जनरली दोनों दोनों हो सकते हैं, सिंगल भी और मल्टीपल भी, पर यूजुअली हमें मल्टीपल फॉर्म में दिखते हैं। अब पैथोलॉजी ऑफ यूटेराइन बॉडी फाइब्रॉइड की देखेंगे। तो कैसे समझेंगे कि यूटेराइन बॉडी फाइब्रॉइड हो चुका है? तो नेकेड आई पे हमें दूर से ही दिखेगा, खुली आंखों से ही दिख जाएगा। दूसरी बात करेंगे, फाइब्रॉइड में भी सिंगल और मल्टीपल। तो फाइब्रॉइड सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी। सिंगल फाइब्रॉइड में यूनिफॉर्म इनलार्जमेंट होगा यूटेरस में, और दूसरा मल्टीपल फाइब्रॉइड में उसका जो शेप होगा डिस्टॉर्टेड होगा। अपीयरेंस टू द यूटेरस बाय मल्टीपल नोडुलर ग्रोथ ऑफ वेरिंग साइजेस, अलग अलग साइजेस के मल्टीपल फाइब्रॉइड देखे गए हैं। बॉडी वस्कुलर सप्लाई में तो मोर सप्लाई होगी, सॉरी, ब्लड वस्कुलर सप्लाई में देखेंगे तो मोर ब्लड सप्लाई कहाँ होगी? पेरिफेरी की तरफ, और लेस कहाँ पे होगी? सेंटर की तरफ। साथ ही साथ जो सेंटर का पार्ट होगा डिजेनरेट होगा, लेकिन जो पेरिफेरी पार्ट होगा वो इनलार्ज होगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल टाइप्स। 75% केसेस इंटरस्टिशियल के होते हैं। दिस फाइब्रॉइड आर दैट ग्रोस बिटवीन द मसल ऑफ यूट्रस, मसल्स ऑफ यूट्रस के बीच में यदि फाइब्रॉइड हो रहा है तो उसको हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। सम ऑफ देम आर पुश्ड आउटवर्ड और इनवर्ड, इसमें से कुछ मसल से आउटवर्ड भी हो सकते हैं और इनवर्ड भी हो सकते हैं। इसके कुछ पोजिशन के अकॉर्डिंग टाइप्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि एंटीरियर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यदि इन फ्रंट ऑफ यूट्रस हो, पोस्टीरियर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड या यदि ये यूट्रस के बैक साइड में लोकेटेड हो, या फिर थर्ड फंडल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यानी अपर पार्ट ऑफ यूट्रस यानी फंडस वाले पार्ट में लोकेटेड हो। सबसेरस फाइब्रॉइड की बात करें जो कि 15% होते हैं, और दीज आर आल्सो नोन एज सब पेरिटोनियल फाइब्रॉइड। चलिए देखते हैं इसे क्यों कहते हैं सब पेरिटोनियल फाइब्रॉइड। क्या होता है इन दिस कंडीशन? द इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड आर पुश टुवर्ड द पेरिटोनियल कैविटी। जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी की तरफ पुश किए जाते हैं। दूसरा, व्हेन कंप्लीटेड कवर्ड, जब वो कंप्लीटली कवर हो जाते हैं पेरिटोनियम से तो अटेन अ पेडेंकल, तो एक पेडेंकल होते हैं, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सबसेरस पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड। नेक्स्ट है सब सिरस फाइब्रॉइड। तो इसमें बैंडरिंग यानी पैरासाइटिक फाइब्रॉइड और ब्रॉड लिगामेंट यानी स्यूडो फाइब्रॉइड दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। बैंडरिंग क्यों? क्योंकि एक जगह पर ये स्टेबल नहीं रहेगा। व्हेन द पेडिंकल of subserous fibroid gets torn, they gains into nourishment from omental or mesenteric adhesion। यानी ये जब ये इसमें टॉर्जन देखा जाएगा तो ये ओमेंटल या मेजेंट्रिक एडिशन से अपना नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। देन ब्रॉड लिगामेंट या स्यूडो फाइब्रॉइड्स कब कहेंगे? व्हेन द फाइब्रॉइड पुश आउट इन बिटवीन द लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, यानी जब ये ब्रॉड लिगामेंट की तरफ पुश कर दिया जाए तो इसे हम ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड या स्यूडो फाइब्रॉइड बोलते हैं। देन ये इमेज में आपको शो हो रहा है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड की पोजीशन। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहाँ पर है? पेडंक्यूलेटेड सबसेरोजल फाइब्रॉइड, सबसेरोजल फाइब्रॉइड या पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड इनसाइड द यूट्रस, और सर्वाइकल फाइब्रॉइड। सब म्यूकस फाइब्रॉइड की बात करेंगे जो कि 5% होते हैं। द इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड व्हेन पुश्ड टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी एंड इज लाइंग अंडरनीथ द इंडोमेट्रियम, इट इज कॉल्ड सब म्यूकस फाइब्रॉइड। अब इसमें क्या होगा? जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होंगे वो कहाँ पुश होंगे? यूट्राइन कैविटी की तरफ, और वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? बीनीथ द इंडोमेट्रियम, इसलिए उसको क्या कहेंगे? सब म्यूकस फाइब्रॉइड। सम म्यूकस फाइब्रॉइड कैन मेक द यूट्राइन कैविटी इरेगुलर, और सम म्यूकस फाइब्रॉइड होने के कारण यूट्राइन कैविटी की शेप इरेगुलर हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। पेडेंकुलेटेड सम म्यूकस फाइब्रॉइड में क्या होगा? वो सर्विक्स से बाहर आने लगेंगे। सर्वाइकल फाइब्रॉइड सेकंड टाइप था हमारा सर्वाइकल फाइब्रॉइड। इसके पहले हम जितने भी फाइब्रॉइड बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस में होते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाइकल फाइब्रॉइड का केस रेयर होता है, अबाउट 1 to 2%। इन द सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स यानी सर्विक्स के ऊपर वाले पार्ट में इट मे बी इंटरस्टिशियल और सब पेरिटोनियल वेराइटी एंड रेयरली पॉलीप्लॉइडल डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। यानी सर्विक्स में कहां पर ये फाइब्रॉइड हो रहा है तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और सेंट्रल। इंटरस्टिशियल ग्रोथ में डिस्प्लेस द सर्विक्स और एक्सपांड इट सो मच दैट द एक्सटर्नल ओस इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। यानी जब फाइब्रॉइड की ग्रोथ होगी तो वो सर्विक्स को कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस कर देता है या एक्सपांड कर देता है कि हमें
एक्सटर्नल ओस को रिकॉग्नाइज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है और इसकी वजह से जो पेल्विक एनाटॉमी है वो डिस्टर्ब होती है और स्पेशली द यूरेटर, यानी यूरेटर के शेप, साइज या फिर पोजीशन में डिस्टरबेंस देखने मिलता है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल फाइब्रॉइड। ये इमेज है जिसमें आपको सारे फाइब्रॉइड की पोजीशन शो हो रही है एज प्रीवियसली। Pseudo cervical fibroid. Pseudo मतलब ही क्या होता है? False. A fibroid polyp arising from the uterine body when occupies and distend the cervical canal, it is called pseudo cervical fibroid. A fibroid मतलब जो अराइज करता है यूट्राइन बॉडी से और ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस जिससे वो डिस्टेंड करता है सर्वाइकल कैनाल को, तो हम क्या कह देते हैं? pseudo cervical fibroid. होता नहीं है लेकिन कहते हैं। सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रॉइड, क्या क्या हो सकता है? फाइब्रॉइड में डीजनरेशन के केसेस हो सकते हैं जैसे कि हाइलिन डीजनरेशन, सिस्टिक, फैटी, कैल्सिफिक और रेड डीजनरेशन। एट्रोपी हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मस्कुलर चेंजेस या फिर सैक्रोमेटस चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस इन पेल्विक ऑर्गन्स देखें तो सबसे पहले यूट्रस में यूट्रस का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, एसिमेट्रिकल और मायो हाइपरप्लेजिया हो जाती है। यूट्राइन ट्यूब्स की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंट ट्यूबल इन्फेक्शन पाए जाते हैं, ओवरीज इनलार्ज हो जाती है, कंजेस्टेड एंड स्टब्ड विद मल्टीपल सिस्ट पाए जाते हैं। यूरेटर की बात करेंगे तो उसका जो एनाटॉमिकली जो शेप होता है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उसकी, और साथ ही साथ ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड पाया जाता है। सिम्टम्स, मेजोरिटी एसिम्टोमेटिक, यानी मेजर केस में हमें कोई भी सिम्टम्स फीमेल नहीं बताती है कि उसे फाइब्रॉइड या किसी भी प्रकार के सिम्टम्स है, तो 75% केस में एसिम्टोमेटिक होता है। देन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, इरेगुलरिटी हो सकती है लाइक मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया या डिस्मेनोरिया मींस एक्सेसिव पेन इन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। डिस्पेरियूनिया मतलब कॉइटस के समय पेन होना एक्सेसिव। इनफर्टिलिटी हो सकती है, पेल्विक पेन हो सकते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी रेगुलर मिसकैरेज हो रहा है या फिर प्री टर्म लेबर हो रहे हैं, और एब्डोमिनल एनलार्जमेंट या स्वेलिंग या लंप की कंडीशन में हमें फाइब्रॉइड को हम डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करेंगे? तो मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, टीवी एग्जामिनेशन, फिर अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर टीवीएस से, एमआरआई करा करके पेल्विक का, और हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम, एचएसजी, यूट्राइन बायोप्सी, सिस, सलाइन इन्फ्यूजन, सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, ये 8 तरह के डायग्नोसिस हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हम कैसे और कंडीशन से फाइब्रॉइड को अलग डिफाइन करेंगे या डायग्नोस करेंगे? तो प्रेगनेंसी के केस फुल ब्लैडर तो नहीं है, एडोनोमायोसिस है, मायो हाइपरप्लेजिया या ओवेरियन ट्यूमर है, इन सबको चेक करने के बाद हमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस तैयार करना है फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड। मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड की बात करेंगे तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, ये सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, और ट्रीटमेंट भी दो आया, या तो मेडिकली होगी जो ड्रग्स के द्वारा होगा, या फिर सर्जिकली जो हम रिमूव करेंगे। यूट्राइन फाइब्रॉइड डायग्नोस्ड, यदि एसिम्प्टोमेटिक केस डायग्नोस हुआ तो हमें उसे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में रखना है। यदि सिम्टम्स कोई शो हो रहे हैं तो हमें कंडीशन डिफाइन करनी है कि प्री मेनोपॉज की कंडीशन है या पोस्ट मेनोपॉज। यदि मेनोपॉज की पहले लेडी आ रही है तो हमें 3 क्लासिफिकेशन करने हैं। यदि पेशेंट विश कर रहा है कि उसे फर्टिलिटी रखनी है यानी बेबी चाहिए या कुछ है, तो हम उसमें मेडिकल थेरेपी सजेस्ट करते हैं लाइक non-steroidal anti-inflammatory drugs, oral contraceptives, levonorgestrel releasing intrauterine system, tranexamic acid, gonadotropin releasing hormone agonist और सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। और यदि इन कंडीशन से भी ठीक नहीं हुआ तो हम सर्जिकल थेरेपी दे सकते हैं, मायोमेक्टोमी यानी केवल उसी फाइब्रॉइड को रिमूव कराया जाए। नेक्स्ट, यदि पेशेंट विशेष टू प्रिजर्व यूट्रस यानी वो चाहती है कि इसका यूट्रस रिमूव ना किया जाए, तो वहां पर हम मेडिकल थेरेपी में लेवोनोजेस्ट्रॉल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट और सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर दे सकते हैं। साथ ही साथ सर्जिकल थेरेपी में हम यूट्राइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन, जो कि हम आगे देखेंगे क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी या मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। और यदि पेशेंट फर्टिलिटी नहीं चाहती, उसकी फैमिली कंप्लीट है या यूट्रस को भी रिमूव कराना चाहती है, तो हम केवल सर्जिकल थेरेपी करेंगे जैसे कि यूट्राइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी, मायोमेक्टोमी या स्पेशली हिस्टेक्टोमी जिसमें टोटली
पेशेंट के यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाता है। अब यदि पेशेंट पोस्ट मेनोपॉज की कंडीशन में आ रही है तो वहां पर कोई भी फर्टिलिटी के चांसेस तो है नहीं, तो हम सीधे इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी से या इमेजिंग से, और उसमें हिस्टेक्टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस और मायोमेक्टोमी करवाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक बॉडी फाइब्रॉइड, मेडिकल थेरेपी जैसे ड्रग्स मैंने पहले बताया था टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस, तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स दे करके ब्लड लॉस को कम करते हैं। सबसे पहले एंटी प्रोजेस्टेरोन जैसे मिफेप्रेस्टोन, दूसरा डेनाजोल, तीसरा लेवेंजेस्ट्रोन्स एलएनजीज, और चौथा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसेस इनहिबिटर्स, और पांचवा जीएनआरएच एनालॉग दैट इज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक बॉडी फाइब्रॉइड विद सर्जिकल थेरेपी। तो हम वहां पर मायोमेक्टोमी करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी और लैप्रोटोमी। देन हिस्टेक्टोमी करवाएंगे, मायोलाइसिस डन वाया इलेक्ट्रोकॉटरी, लेजर और कार्डियो, और एम्बुलोथेरेपी। इनको हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। मायोमेक्टोमी की बात करेंगे तो मायोमेक्टोमी इज द enucleation of the myomata from the uterus, leaving behind a potentially functioning organ capable of future reproduction। तो हम उस मसल एरिया को वहां से रिमूव करते हैं, बाकी पूरा फंक्शनिंग ऑर्गन को छोड़ देते हैं, जिससे फ्यूचर में रिप्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आए। अब इंडोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो स्टेथोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। हिस्टेरोस्कोपी में जब 3 से 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड या पॉलिप पाया जाता है उसे हम हिस्टेरोस्कोप करके हटा देते हैं, और जैसे फ्लूइड ओवरलोड, यूट्राइन परफोरेशन और हेमोरेज, ये कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। लेप्रोस्कोपी में सबसेरस और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेप्रोस्कोपी की जा रही है, ये लेप्रोस्कोपी का है, और साथ ही साथ इसमें गैस फिल्ड एरिया इन एब्डोमेन दिख रहा है आपको, यूट्रस और ब्लैडर ये भी है। आप देख सकते हैं कैसे इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किया गया, जिससे फिर रिमूव किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है एम्बुलोथेरेपी। इसको हम यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन यानी यूएई भी कहते हैं। कॉजेज एवेस्कुलर नेक्रोसिस फॉलोड बाय श्रिंकेज ऑफ फाइब्रॉइड। इसमें जो आर्टरी उस फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रहे हैं उसमें नेक्रोसिस करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड अपने आप ही श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। यूट्राइन आर्टरीज में हम पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ परक्यूटेनियस फ्यूमरल कैथराइजेशन। This may be an option to women with symptomatic fibroid when surgery is not preferred। ये हम जनरली यदि पेशेंट नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की सर्जरी हो तो वहां पर हम वुमेन को एम्बुलोथेरेपी दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे, तो एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन, डिजायर फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी और ड्रग एलर्जी। ये इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि फीमेल आर्टरी या यूट्राइन आर्टरी के थ्रू हम कुछ पार्टिकल्स इंसर्ट कराते हैं, जिसकी वजह से जो फाइब्रॉइड की ग्रोथ है वो वहीं पर ही रेस्ट्रिक्ट हो जाए। हिस्टेक्टोमी की बात करेंगे। हिस्टेक्टोमी इज एन ऑपरेशन टू रिमूव द यूट्रस, यूट्रस को हटाने को क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी। इट इज द ऑपरेशन ऑफ चॉइस इन सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड व्हेन देयर इज नो वैलिड रीजन फॉर मायोमेक्टोमी। जब कोई वैलिड रीजन न हो मायोमेक्टोमी करने के लिए तो हम सिस्टोमेटिक फाइब्रॉइड के पेशेंट में हम ये हिस्टेक्टोमी करते हैं। और साथ ही साथ द पेशेंट इज ओवर द एज ऑफ 40, इसमें ये ध्यान रखते हैं कि उस पेशेंट की एज 40 से ज्यादा हो, और साथ ही साथ उसे खुद डिजायरेबल हो कि अब उसे बेबी प्लान नहीं करनी है। ये आप देख सकते हैं लैप्रोस्कोप है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, और यूट्रस को कैसे काट करके हटाएंगे, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ हिस्टेक्टोमी। देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअकरेंस, यानी जब यूट्रस ही रिमूव कर दिया गया तो वहां पर यूट्रस फाइब्रॉइड यूट्राइन फाइब्रॉइड होने की कोई भी चांसेस फ्यूचर में नहीं होते। एडिंगजल पैथोलॉजी एंड द अनहेल्दी सर्विक्स, यदि सर्विक्स में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ऑल्सो रिमूव हो जाती है। Myolysis. Myolysis is the procedure that shrink the fibroid using a directed heat sources। मतलब हीट सोर्स, हीट के सोर्स से हम फाइब्रॉइड को श्रिंक करते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी से, इलेक्ट्रिक करंट से, लेजर थेरेपी से और क्रायोथेरेपी से। नेक्स्ट आता है एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड, यानी वुमेन को कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है रिलेटेड टू यूट्राइन फाइब्रॉइड, और यदि वो आपके पास आई है तो एक्सीडेंटली या रूटीन एग्जामिनेशन से आपको फाइब्रॉइड दिख गया।
तो वहां पर हमें दो चीजें प्रेफर करनी है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी हमें ऑब्जर्वेशन में उसे रखना है ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि उसे यूट्राइन फाइब्रॉइड ही है। नेक्स्टली हम उसे सर्जरी प्रेफर करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक बॉडी फाइब्रॉइड में सबसे पहले आपको रेगुलर सुपरविजन में रखना है अबाउट 6 मंथ्स तक, कि यदि फाइब्रॉइड का साइज 12 वीक के बेबी के साइज से कम है, यदि हम उसे कंपेयर करें, तो हमें सर्टेन डायग्नोसिस करने हैं कि यदि वो साइज रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है और उसे सिम्टम्स भी अब दिखने लगे तो हमें सर्जरी प्रेफर करवानी है। और यदि साइज स्टेशनरी है और कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं उसे, तो हमें उसको रेगुलर फॉलोअप देना है। एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो सर्जरी हमारे पास जैसे ऑप्शन है, तो जब साइज 12 वीक से ज्यादा बड़ा हो तो हम कर सकते हैं। दूसरा, डायग्नोसिस अनसर्टेन हो, हमें पता नहीं चल रहा किस कारणवश एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड हो गया है। तीसरा, इनफर्टिलिटी की केस हो, एबॉर्शन का केस हो, और चौथा, पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड हो। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल फाइब्रॉइड या सुप्रावेजाइनल फाइब्रॉइड। सुप्रावेजाइनल फाइब्रॉइड्स में मायोमेक्टोमी may be tried if the patient is young and desire of having a baby but it does not meet the satisfying result। यानी सुप्रावेजाइनल फाइब्रॉइड में यदि बेबी यंग है और दूसरा कि उसको वो चाहता है कि आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो, तो हम मायोमेक्टोमी ही करेंगे। बट मायोमेक्टोमी में चांसेस ज्यादा होते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड फिर से हो। मोस्टली इट डील्ड विद द हिस्टेक्टोमी, जनरली हमें हिस्टेक्टोमी से ही सर्वाइकल फाइब्रॉइड को प्रेफर करना है। द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन न्यूक्लिएशन फॉलोड बाय हिस्टेक्टोमी टू मिनिमाइज द इंजरी टू द यूरेटर। सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स और वजाइनल फाइब्रॉइड, इसमें क्या देखेंगे कि वजाइनल फाइब्रॉइड में इफ ट्यूमर इज सेसाइल, ट्यूमर सेसाइल होगा तो मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। इफ पेडिकुलेटेड तो पॉलीपेक्टोमी करना पड़ेगा। मायोमेक्टोमी इट इज अ सर्जिकल रिमूवर ऑफ फाइब्रॉइड फ्रॉम द यूटेरस। अगर हम यूटेरस से रिमूव करते हैं फाइब्रॉइड को तो क्या बोलेंगे? मायोमेक्टोमी। इट अलाउज अ वुमेन टू कंसीव फ्यूचर प्रेगनेंसी। इसमें ये फायदा होता है कि वुमेन फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। नेक्स्ट आता है पॉलिपेक्टोमी। इट इज अ प्रोसीजर टू रिमूव पॉलिप। यदि वहां पर पॉलिप बन गए हैं तो उसको रिमूव करने की कंडीशन को हम पॉलिपेक्टोमी कहते हैं। A special type of resectoscope, a long thin probe, is passed into the uterus through the vagina and cervix। यहाँ पर हम रेसिस्टोस्कोप का यूज करते हैं, उसको हम वेजाइना से सर्विक्स से इंसर्ट कराकर देन यूट्रस तक ले जाते हैं जहां पर पॉलिप की बना हुआ, और वहां पर उसे फिर रिमूव करते हैं। An electric current is passed through the fine wire loop at the end of it, then it is used to cut the fibroid or polyp away from the uterus। यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है जिसकी हेल्प से वो पॉलिप या फाइब्रॉइड जो है वहां से कट आउट होके यूट्रस से हम बाहर रिमूव कर देते हैं। ये आपको वायर एक कंडीशन शो हो रही है जहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इस तरीके से उस पॉलिप को पूरी तरीके से सर्कुलेटेड कर देते हैं और देन ये उसको कट आउट करके बाहर रिमूव हो जाता है। थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि किसी और टॉपिक्स में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।